गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, आज है मई 27 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से आज आपके लिए कुछ टॉपिक्स लेके आया हूँ। देखिए, वैसे आपको मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा क्योंकि आज डीएनए थोड़ा डिले हो गया है, क्योंकि मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो काफ़ी जुगाड़ और तिकड़म बिढ़ा के जो है मैं इस डीएनए को कर रहा हूँ। तो जैसा भी डीएनए होगा आज उसको थोड़ा सा आप सहन कर लेना, ठीक है। हाँ, तो कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा इंडियन मानसून के बारे में, क्योंकि आईएमडी ने यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट किया है कि इस बार का जो मानसून है वो नॉर्मल रहेगा या नहीं रहेगा। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल आया है, तो ये रिपीटेड सही आर्टिकल है, बेसिकली दोनों ही रिपीटेड हैं। गगनयान वाला भी रिपीटेड सही है, क्योंकि आज देखा सैटरडे है और सैटरडे को टेक्स्ट सेक्शन नहीं आता है, जहाँ पे कुछ ना कुछ हमें नया कंटेंट मिल जाता है। सेंसस के अंदर थोड़ी सी अपडेट यहाँ पे होने वाली है। वैसे सेंसस कब होगा इसके बारे में सरकार ने बताया नहीं है, लेकिन जब भी सेंसस होगा तो उसके अंदर इस बार कुछ नए क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, तो थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में बात कही गई है। देखिए, काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को। हमारी नई पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन होने वाली है, कल मोदी जी करेंगे, तो वहाँ पे पॉलिटिकल हंगामा भी चल रहा है। हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, हम सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों थी, इसका बेनिफिट क्या है, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस भी यहाँ पे जानेंगे। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हमारे पास होते हैं। चलिए जी, पहला टॉपिक कहता है, देखिए, ओनली 6 रिलीजन ऑप्शंस मेक इट टू द नेक्स्ट सेंसस फॉर्म। देखिए, जब भी सेंसस होता है तो फॉर्म भरवाया जाता है, डोर टू डोर सर्वे होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लोगों से, तो उनसे उनके रिलीजन के बारे में भी पूछा जाता है। हर बार की तरह इस बार भी सरकार ने 6 रिलीजन को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात कही है। उन 6 रिलीजन के अंदर कौन कौन से रहेंगे वो आपको बहुत अच्छे से पहले से पता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जैन। अब ये इशू क्यों है? इशू ये है क्योंकि कुछ कम्युनिटीज़ जो है अपना इन 6 धर्मों के अलावा जो है दूसरे धर्म की बात करती हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो वो नेचर वर्शिपर्स होते हैं। तो जैसे आप देखिए, झारखंड के अंदर कुछ कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़, वो सरना सिस्टम को फॉलो करती हैं। तो उनका कहना है कि हमारा सरना एक सेपरेट रिलीजन है, लेकिन सरकार ने इस बात को कंसिडर नहीं किया। जैसे आप लिंगायत की यहाँ पे बात कर सकते हो, वो भी अपने आप को लिंगायत एज अ सेपरेट रिलीजन ही कंसिडर करते हैं, लेकिन उनको भी हिंदू कम्युनिटी के अंदर ही इंक्लूड किया गया है। तो ये तो 6 रिलीजन यहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे इस बार और भी कई सारी अपडेट होने वाली हैं, तो कई सारे क्वेश्चंस नए ऐड होंगे। जैसे पानी के बारे में ऐड होगा। हमने जल जीवन मिशन सरकार ने चलाया हुआ है, तो सरकार ये जानना चाहती है कि लोग कितना पानी जो है वो किस तरह से यूज़ करते हैं, उनका मेन सोर्स क्या है ड्रिंकिंग वाटर का, क्या वो ट्रैप वाटर यूज़ करते हैं, क्या वो बोटल वाटर यूज़ करते हैं, पैकेज्ड वाटर यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किए जाएंगे। उनके घर में एलपीजी सिलेंडर है या नहीं है, ये ऐड किया जाएगा। डीटीएच कनेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो कौन सा मेन सीरियल यानी कि जो अनाज होता है, वो कौन सा अनाज ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, व्हीट करते हैं, राइस करते हैं, बार्ली करते हैं, कौन सा करते, वो सब होगा यहाँ पे। उसके अलावा जो आदमी जॉब करता है, घर से बाहर जॉब करने के लिए जाता है, वो ट्रैवल कैसे ट्रैवल करता है, कितना समय उसको ट्रैवल करने में लगता है। उसके अलावा डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किए गए हैं कि जो दिव्यांग पर्सन है वो कैसे डिसेबल्ड हुए, एसिड अटैक से हुए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, ब्लड डिसऑर्डर है, किस तरह से होगा, वो कैसे घर में रहते हैं, क्या वो रेंटेड घर के अंदर रहते हैं, उनका खुद का घर है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन जो है इस बार सेंसस के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। बट सेंसस कब होगा इसके बारे में अभी सरकार ने कुछ भी नहीं बताया है। सेंसस 2 फेज़ में होता है, ये हम लोगों ने परसों वाले टॉपिक में किया था। तो सेंसस को लेकर आई थिंक आपके पास पहले से अच्छा खासा डेटा होगा, उसके अंदर आप ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी और ऐड कर सकते हो। चलिए जी, IMD रिटेन्स नॉर्मल आउटलुक फॉर द मानसून। IMD ने पहले भी कहा था कि इस बार इंडिया का मानसून जो है वो नॉर्मल होने वाला है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार इंडिया में क्या आएगा, इंडिया में नहीं मतलब इस समय वर्ल्ड जो हम लोग फिनोमिनास की बात करते हैं, तो इस बार हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, इस बार हम लोग एल नीनो की बात कर रहे हैं। और एल नीनो जनरली हमारी मानसून के लिए नेगेटिव होता है। जनरली की मैं बात कर रहा हूँ, हमेशा नहीं होता है। 30 से 40% केस में एल नीनो हमारे लिए डेंजरस होता है। डेंजरस इन द सेंस कि मानसून के अंदर जो रेनफॉल होता है वो थोड़ा सा बिलो एवरेज रहता है। तो फिर IMD ने क्यों कहा भैया नॉर्मल होगा? देखिए, यहाँ पे 2 फिनोमिना है। एक तरफ फिनोमिना है इंडियन ओशन डाइपोल, जो हमारी मानसून को पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। दूसरी तरफ है एल नीनो, जो हमारी मानसून को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो IMD का ये कहना है कि ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो हमारा मानसून है वो नॉर्मल रहने वाला है। देखिए, पिछले 2-3 साल से जो है इंडिया में ला नीना चल रहा था। उस ला नीना की वजह से हमारा जो मानसून था वो थोड़ा सा अबव एवरेज गया हुआ था, अबव एवरेज। लेकिन इस बार होगा यहाँ पे एल नीनो, तो ला नीनो की वजह से जो है वो कम इम्पैक्ट होगा। तो ये थोड़ा सा इन्होंने कहा है। तो इंडियन ओशन डाइपोल एक फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट,
जो हमारी मानसून को इम्पैक्ट करता है। उसी तरह से ला नीना और एल नीनो, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल होता क्या है, ये थोड़ा सा आपको मैं बताता चलो। देखिए डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ, तब आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये है इंडियन ओशन। देखिए यहाँ पे वर्ड का यूज हुआ है डाईपोल। डाई का मतलब होता है टू और पोल का मतलब होता है पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, इंडियन ओशन के अंदर दो पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट होता है वेस्टर्न साइड में, दूसरा पॉइंट होता है ईस्टर्न साइड में, और इन दोनों पॉइंट के बीच में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अगर वेस्टर्न साइड में टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब ये वार्म है, और ईस्टर्न साइड में टेम्परेचर कम है यानी कि ये कोल्ड है, तो ये हमारी मॉनसून के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। जबकि इसके उल्टा अगर होता है, अगर वेस्टर्न साइड में कोल्ड होता है और ईस्टर्न साइड में वार्म होता है, तो ये नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है। ये हमारी मॉनसून को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। तो जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है ना, तो यहाँ पे गर्म पानी होता है हमारे इंडियन ओशन का। और आपको ये पता है कि जब वाटर गर्म होता है तो इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। इवेपोरेशन होता है तो कंडेंसेशन होती है, बादल बनते हैं और रेनफॉल होता है। तो ये जो ईस्ट अफ्रीका होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के टाइम पे, यहाँ पे फ्लड आती है। वहीं जब ईस्टर्न वाला हिस्सा कोल्ड होता है, तो ये आपको अच्छे से पता है कि जो कोल्ड वाटर होता है वहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होती है, कंडेंसेशन नहीं होती है। तो ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में, इंडोनेशिया वाली साइड में क्या होता है, ड्रोट्स आते हैं। और यह ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर भी होता है जब पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है। वही ये जो गर्म पानी होता है यहाँ पे, ये हमारी मॉनसून को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। क्योंकि आपको पता है कि जब वाटर गर्म होगा तो यहाँ से इवेपोरेशन होगा। तो जो साउथ वेस्टर्ली विंड चलती है इंडिया की तरफ, मॉनसून विंड, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर ऐड होता है, तो हमारी मॉनसून जो है पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल हमारी मॉनसून को हेल्प करता है, और इस बार ये हेल्प ही करने वाला है, जैसे कि हमारी आईएमडी ने यहाँ पे कहा है। एल नीनो ला नीना का एक तो ये पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं आपको पहले बहुत बार करवा चुका हूँ, बट थोड़ा सा आपको फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो एल नीनो होता है वो एक पैसिफिक ओशन का कॉन्सेप्ट होता है। वो फिनोमेना पैसिफिक ओशन में होता है, लेकिन वो इंडियन ओशन को भी इम्पैक्ट करता है। देखिए ये हमारा साउथ अमेरिका है और ये हमारा ऑस्ट्रेलियन वाली साइड है। यूजली क्या होता है, यूजली साउथ अफ्रीकन साइड में होता है कोल्ड वाटर, जहाँ पे हमारा पेरुवियन करंट चलता है, तो ये कोल्ड होता है। कोल्ड मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। और ऑस्ट्रेलियन वाली साइड में लो प्रेशर होता है। ये यूजुअली फिनोमिना होता है। जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे एयर राइज करती है, तो हमारा इस तरह का सर्कुलेशन बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वॉकर सेल कहते हैं। लेकिन कभी कभी ये उल्टा हो जाता है। उल्टा इन द सेंस कि साउथ अमेरिका वाली साइड में पानी जो है वो गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है और इस समय हाई प्रेशर हो जाता है। तो ये जो सर्कुलेशन है वो हमारा बिल्कुल अपोजिट हो जाता है पहले के कंपैरिजन में। इसे कहते हैं एल नीनो। क्या कहते हैं, एल नीनो। तो जब एल नीनो होता है तो उस समय हमारा जो इंडियन ओशन होता है इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी मॉनसून भी नेगेटिव इम्पैक्ट करती है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। लेकिन ये प्रिडिक्शन कैसे करता है आईएमडी? आईएमडी मॉनसून को प्रिडिक्ट करने के लिए 6 इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ करता है। ये नाम मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको आराम से देख सकते हो। चलिए जी, और अगर डेट की बात करें तो यूजली आपको पता है हमारी जो ऑफिशियल डेट है वो 1 जून रहती है मॉनसून की। लेकिन इस बार आईएमडी ने कहा है कि वो 4 जून को केरला के अंदर मॉनसून आएगा, मतलब 3 दिन का डिले हो जाएगा। देखिए वैसे 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंडियन अगर यहाँ पे देखोगे अंडमान निकोबार के अंदर मॉनसून काफ़ी पहले ही आ जाता है। 19 से 26 मई के बीच में आएगा, आईएमडी ने इस बार कहा है। और ये 2023 का ही डेटा है और आईएमडी की वेबसाइट से लिया गया है। और आईएमडी ने साथ के साथ ये भी कहा है कि इस बार ऐसा हो सकता है कि जून के महीने में जो है इंडिया में रेनफॉल कम हो सकता है, लेकिन जुलाई के महीने में वो पिकअप कर लेगा। तो ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आईएमडी ने दिया है। अब वो होगा कि नहीं होगा वो तो बात की बात है, क्योंकि कई बार इस तरह की प्रेडिक्शंस गलत भी हो जाती हैं। तो हम लोग एवरेज निकालते हैं हमारी मॉनसून का। देखिए मॉनसून के दौरान हमारे यहाँ पे जो बारिश होती है उसको अपडेट किया गया था पिछले साल। यूजली हमारे यहाँ पे जो मॉनसून की एवरेज थी वो कितनी थी, 868, इट वॉज 880.6 mm मॉनसून के दौरान एवरेज रेनफॉल इंडिया में। लेकिन पिछले साल इसको अपडेट करके थोड़ा रिड्यूस किया गया था, 868.6 mm, मतलब इंडिया में एवरेज मॉनसून जो है वो कम हो रहा है। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो वो हमारे यहाँ पे उसको भी अपडेट किया गया है। पहले ये था 1176.9 mm और अभी ये हो गया है 1160.1 mm। मतलब ये आप ये समझ लो कि 117 सेंटीमीटर से घट के वो 116 सेंटीमीटर रह गया ऑन एन एवरेज पूरे साल का। मॉनसून के दौरान इट वाज अराउंड 88 और अभी हो गया है 86, तो ये थोड़ा सा कम हुआ है बेसिकली।
और ये जो हम लोग एवरेज कंसिडर करते हैं वो 50 साल की एवरेज कंसिडर करते हैं, यानी कि 1971 से लेके 2020 तक। पहले जो ये एवरेज हुआ करती थी वो होती थी 1961 से लेके 2010 तक। तो इसको हर 10 साल के बाद अपडेट किया जाता है, जो कि इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। हालांकि हमारे यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, बिकॉज लास्ट टाइम अपडेट जो है वो 2018-19 में हुई थी, जो कि 8-9 साल वैसे भी डिले हो गया था। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसको कर लिया है। तो ये जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होती है 50 साल की, इसके हिसाब से हम लोग कंसिडर करते हैं। जो लॉन्ग पीरियड एवरेज होती है, यानी कि जो अब यहाँ पे देखिए 116 सेंटीमीटर और मानसून के दौरान 886, इसके कंपैरिजन की बेसिकली वो बात करता है। अगर नॉर्मल रेनफॉल होता है या बिलो नॉर्मल रेनफॉल होता है, अबव रेनफॉल होता है, एक्सेस होता है, तो हम लोग इसी से परसेंटेज कंसिडर करते हैं। अगर 110% से ज़्यादा होता है एवरेज से, जो कि हमारा एवरेज हमारा ये है और ये वाला है इधर करके ना, ये वाला। अगर इससे 110% ज़्यादा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सेस रेनफॉल, और अगर वो इससे 10% कम होता है तो उसे कहते हैं हम लोग बिलो एवरेज, बिलो नॉर्मल रेनफॉल। तो ये तो डेटा सा खैर पुराना है, बहुत बार मैंने आपको इसको दिया हुआ है। ठीक है जी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने होते हैं हमारे मानसून के। ये भी थोड़ा मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 74.9% रेनफॉल होता है। उसके अलावा प्री मानसून जो रेनफॉल की बात होती है, जो आजकल हो रही है मार्च, अप्रैल, मई में, ये हमारे पूरे 11% कवर करता है रेनफॉल को। उसके अलावा पोस्ट मानसून अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर जो रेनफॉल होता है वो 10% होता है। और विंटर जो रेनफॉल होती है, जो कि यूजुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च तक भी जा सकता है, कभी कभी मई तक भी चला जाता है, तो 3.4% करता है। बेसिकली विंटर मंथ के तो ना जनवरी और फरवरी में कंसिडर कर रहा है 3.4। उसके बाद अगर आप फरवरी के बाद जाओगे तो मार्च, अप्रैल में यहाँ पे भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बारिश हो सकती है। मार्च, अप्रैल और मई में 11% कंसिडर करता है। तो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो डेटा को। ठीक है जी, चलिए। इंडस वाटर ट्रीटी सेंटर एडवाइसेस J&K टू स्केल अप एफर्ट्स टू बेटर यूटिलाइजेशन। किसकी यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है? वो रिवर के वाटर की यूटिलाइजेशन की बात कर रहा है। कौन से रिवर्स की बात कर रहा है? ये हमारी उन रिवर्स की बात कर रहा है जो इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान इंडिया को अलॉट की गई थी। देखिए, इंडस की जब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास 6 रिवर होती हैं। एक होती है हमारी इंडस और 5 होती हैं इसकी ट्रिब्यूटरी। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। तो जी हमारे पास कौन सी ट्रिब्यूटरी आती है? तो सबसे पहले हमारे पास आती है सतलुज आती है, सतलुज के बाद कौन सी आती है? ब्यास आती है, ब्यास। और ब्यास, ये देखिए भाखड़ा नंगल डैम यहाँ पे बना हुआ है। ब्यास ऐसी रिवर है जो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही एंड हो जाती है। ये पाकिस्तान के अंदर एंट्री नहीं करती ब्यास। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आती है, देखिए, रावी। ठीक है। फिर यहाँ पे आती है अपने पास चेनाब थोड़ा आगे आप कंसिडर कर सकते हो। फिर आती है आपके पास झेलम, देखिए झेलम। ठीक है जी, ये देखिए झेलम। और यहाँ पे बना हुआ है आपका श्रीनगर। तो ये झेलम रिवर के ऊपर ही बना हुआ है। और ये जो किशन गंगा है वो झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, राइट। और फिर अपने पास आ जाता है फाइनल रिवर, जो कि अपने पास पड़ती है इंडस। इंडस की कई सारी ट्रिब्यूटरी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नुब्रा है, शोक है, गिलगिट है, उधर से काबुल आ रही है, गोमाल, तोची वगैरह, ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं, राइट बैंक। और ये जो 5 आपने मैंने बताया, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं इंडस की। तो इसके अंदर जो 3 रिवर होती हैं, सतलुज, ब्यास और रावी, इन 3 रिवर को यूटिलाइज करने का जो पूरा अधिकार है वो इंडिया को दिया गया था। जबकि जो चेनाब, झेलम और इंडस है, ये पाकिस्तान को दिया गया था 1960 के अंदर, जो हम लोगों ने ट्रीटी किया था, जिसे हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो J&K के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं इन रिवर्स के ऊपर। जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे हैं, सलाल है, दुलहस्ती है, बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो इन प्रोजेक्ट्स को लेके एक तो सरकार ने ये कहा है, अभी जो है एक नया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उज रिवर पे, जो कि रावी की ट्रिब्यूटरी है उज रिवर, उसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट चला रहे हैं। पाकिस्तान इनको लेके जो है टाइम टू टाइम ऑब्जेक्शन करता रहता है, लेकिन अभी सरकार ने कहा है कि भैया जितने भी ये प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, हम इनका मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे, ताकि ये जो वाटर है उसको हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट का भी यहाँ पे कहना है। तो 1960 की ये पूरा कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जब भी डिस्प्यूट होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर के अलोकेशन को लेके, तो 3 लेवल पे जो है हम लोग डिस्प्यूट को सोल्व कर सकते हैं। तो इंटर गवर्नमेंटल लेवल होता है, मतलब इंडिया की पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपस में मिलकर उसको सोल्व करेंगी। फिर हम लोग वर्ल्ड बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी वर्ल्ड बैंक की ब्रोकरेज के साथ ही हुई थी। और फिर हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडस ट्रीटी। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है, यहाँ पे अपना पोंग डैम है, ये अपना रावी रिवर है, जिसके ऊपर हम लोग नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उज
मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रंजीत सागर डैम भी हमारे पास बनता है यहाँ पे, आप देखिए ये भी रावी रिवर के ऊपर है। उसके अलावा देखिए जो है अपने पास जो है सापुर खंडी प्रोजेक्ट जो अभी जो है इनिशियल फेज़ में चल रहा है। उसके अलावा ब्यास रिवर पर जो है पांदो डैम ये हम लोग ने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो थोड़ा बहुत आप ये इन्फॉर्मेशन याद कर सकते हो। हालांकि यूपीएससी में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है वो 5-6 साल में डैम्स वगैरह के बारे में, बट आप थोड़ा याद करना चाहो तो कर सकते हो। खासकर हिमालयन रिवर्स और जो साउथ इंडियन रिवर्स हैं जो कि डिस्प्यूटेड रिवर्स हैं वहाँ के जो डैम्स वगैरह हैं आप याद कर सकते हो। चलिए जी, नेवी इसरो रिलीज ट्रेनिंग प्लान फॉर द गगनयान क्रू। देखिए गगनयान बेसिकली जब प्रोजेक्ट हमने चलाया था तो इनिशियली हमारा पर्पज़ यही था कि भाई इसको हम लोग ना 2022 के अंदर लॉन्च कर देंगे, लेकिन पहले कोविड आ गया तो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। फिर अभी कुछ टेस्टिंग वगैरह हम लोगों ने किया तो उसके अंदर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो फिलहाल इस प्रोजेक्ट को 2024 तक कर दिया गया है और शायद ये 2024 तक हो भी जाएगा। देखिए अगर ये गगनयान का बेसिकल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमंस को स्पेस के अंदर भेजना। देखिए पहले इंडिया में ऐसा हम लोग कर चुके हैं, है ना। राकेश शर्मा जी के बारे में बहुत लोगों ने पढ़ा है, तो उन्होंने पहला स्पेस फ्लाइट किया जो इंडिया से थे, लेकिन वो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं था, वो रशिया के साथ हम लोगों ने किया था। लेकिन पहली बार गगनयान के थ्रू इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग ह्यूमंस को वहाँ पे भेजेंगे। 3 एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे जिसमें से एक ह्यूमन रहने वाली है। 300 से लेके 400 किलोमीटर अबव सरफेस इनको हम लोग भेजेंगे, जो कि पड़ता है हमारा लो अर्थ ऑर्बिट। 300 से 400 मतलब लो अर्थ ऑर्बिट। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी 400 किलोमीटर के आसपास ही पड़ता है। जिस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया जाएगा वो है GSLV Mark 3, जो कि हम इंडिया का सबसे एडवांस जो है लॉन्च व्हीकल है। तो कम से कम 6-7 दिन तक हमारे जो एस्ट्रोनॉट वहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद फिर वो वापस यहाँ पे आ जाएंगे। तो उसके लिए जो है कुछ ट्रेनिंग प्लान वगैरह हम लोगों ने क्रू के लिए शुरू कर दिया। बेसिकली जो 3 लोग हैं जो जाने वाले हैं, अभी एज सच कौन होंगे इनके बारे में बहुत डिटेल नहीं पता है, बट जो भी होंगे उसका नाम जल्दी आ जाएगा सामने। तो इनको बेसिकली ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया गया है। तो ऐसा माना जा सकता है कि 2024 तक गगनयान को हम लोग फाइनली लॉन्च कर देंगे। 10,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करने का प्लान था हमारा। ये 2018 में इसको अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन फिर वो थोड़ा सा डिले हो गया। कुछ कंपोनेंट्स है गगनयान के जो हम लोग भेजेंगे। अब रॉकेट तो देखिए हम लोगों को बता ही दिया, GSLV Mark 3 सबसे एडवांस रॉकेट है हमारा। उसके अलावा क्रू मॉड्यूल की हम लोगों ने बात किया, 3 इंडियंस को हम लोग कैरी करके लेके जाएंगे। क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री टेक्नोलॉजी, मतलब जब ये वापस एंट्री करेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर अर्थ की, तो उनके अंदर जो प्रेशर वगैरह मेंटेन करना है, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है, तो वो सब इसके द्वारा किया जाएगा केयर। उसके अलावा क्रू एस्केप सिस्टम, जब वो ग्रेविटी को एस्केप करेंगे, है ना, क्योंकि क्रू की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए जितना भी हो सकेगा उसके लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो एकदम से बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। चलिए जी, फाउंटेन हेड ऑफ द पीपल्स होप एंड द एस्पिरेशन। बेसिकली ये डेप्यूटी चेयरमैन है राज्यसभा के, और ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली हैं। तो यहाँ पे कोई एक तरह का क्रिटिसिज्म नहीं है, बिल्कुल अच्छी बातें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखिए अगर हम लोग सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट की बात करें तो पहले तो देखिए हमारे पास ये पुरानी बिल्डिंग है जो ओल्ड पार्लियामेंट है, अभी तक तो यही वर्किंग है, फंक्शनल है। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ट्रायंगुलर टाइप की बिल्डिंग, ये है अपना नया पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट। तो एक बार भैया न्यू पार्लियामेंट के नाम पे आप क्लैपिंग कर दो। इंडिया को इतने साल लग गए यार खुद की पार्लियामेंट बनाने के, है ना। अभी तक हम लोग अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई बिल्डिंग में ही रह रहे थे यार। इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है PPP टर्म में, और अभी भी हम लोग अंग्रेजों की बिल्डिंग ही चला रहे हैं यार, है ना। $3 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी हो गई है। तो यार इंडिया डिजर्व करता था नई बिल्डिंग, बहुत सालों से डिजर्व करता था। बहुत सारे रीजन्स हैं इसके। इवन गांधी जी ने भी आफ्टर इंडिपेंडेंस यही कहा था कि इस पुरानी बिल्डिंग को, देखो गांधी जी भैया नॉन वायलेंस के सिंबल हैं। गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि इसको बॉम्ब से उड़ा दो। ये जो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है ये हमारी स्लेवरी का, ये हमारी वैल्यूज़ का, ट्रेडिशंस की गुलामी का प्रतीक है, इसको उड़ा दो। लेकिन हम लोगों ने इसको अनफॉर्चुनेटली नहीं उड़ाया। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है उस टाइम में इंडिया बहुत गरीब हुआ करता था, हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन आज तो पैसे हैं ना भाई, आज तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो इसलिए हम लोग को करना ज़रूरी था। और भी रीज़न है इसके, लेकिन सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे चलाया है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट सिर्फ एक बिल्डिंग के बारे में नहीं है। सेंट्रल विस्ता प्रोग्राम के अंदर जो है हम लोगों ने कई सारी चीज़ें जोड़ी हैं। पार्लियामेंट्री बिल्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, और 3 किलोमीटर का जो लॉन्ग विस्ता, जो राजपथ जो है राष्ट्रपति भवन से लेके यानी कि इंडिया गेट तक, जिसे कर्तव्य पथ कहा गया, पहले से किंग्सवे कैंप कहते थे, राजपथ कहते थे, और अभी जो है इसको हम लोग
कर्तव्य पथ कहते हैं। तो ये सब बनाया गया था सेंट्रल विस्ता प्रोग्राम के अंडर में। अगर हम लोग इस पार्लियामेंट की बात करें, जो अपनी पुरानी बिल्डिंग है, तो 1997 के अंदर जो है सेंट्रल पार्लियामेंट इसको बिल्ड किया गया था। जिस समय इसको बिल्ड किया गया था तो उस समय कोई बाई कैमरल सिस्टम तो था नहीं, लेजिस्लेचर भी उतने ज़्यादा नहीं थे, तो अंग्रेजों ने उसको उस समय की जरूरत के हिसाब से बनाया था। और आज तो हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है, तो वो जरूरत के हिसाब से इसको नहीं बनाया गया था, राइट। एक तो बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका जो डिज़ाइन है वो इम्पीरियल डिज़ाइन है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। डेमोक्रेसी होती नहीं थी, लेकिन नया जो बिल्डिंग है इसके अंदर हम लोगों ने अपनी पूरी वैल्यूज़ का, ट्रेडिशंस का ध्यान रखा है। तो हमारा जो नया इंडिपेंडेंट सिटीजन्स है, इंडिपेंडेंट जो कंट्री है, उनके एस्पिरेशन को ध्यान में रख के हमने नई बिल्डिंग को बनाया है, राइट। प्रेजेंट जो पार्लियामेंट्री कॉम्प्लेक्स है, ये जो मतलब फिलहाल है, वो अंग्रेजों के डिज़ाइन के जो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ही लिया उसके बारे में, तो ठीक है। इंडियन वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, हमारे रीजनल आर्ट्स, क्राफ्ट, टेक्सटाइल को, अंग्रेज उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया नहीं करते थे, हमारे रीजनल कल्चर्स वगैरह को, वाइट मैन्स बर्डन, और वो अपने आप को सुपीरियर रेस माना करते थे, बहुत रेसिस्ट थे भैया। लेकिन नए के अंदर सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया है, एक वो बड़ी चीज़ है। और अब ये चीज़ देखिए, ये एक हमारे प्राइड से भी जुड़ा हुआ है ना, प्राइड से जुड़ा हुआ है। मतलब हम ये कहेंगे, अरे यार तुम तो इतने अमीर, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई हो, 75 साल तुम्हारी इंडिपेंडेंस को हो गए हैं, आज के तक तुम्हारे पास खुद की पार्लियामेंट्री बिल्डिंग तो है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्राइड को भी ठेस पहुंचती है। और नेशनल जो इंटरेस्ट की हम लोग बात करते हैं, नेशनलिज्म की जब हम लोग बात करते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होती है इस तरह के सिंबल्स का ही तो खेल होता है सारा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब टावर बनाया गया था, टोक्यो टावर जापान के अंदर, तो उसने एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया था। देखिए, इस तरह के प्रोजेक्ट से एम्प्लॉयमेंट तो मिलता ही है, हज़ारों लोगों को सेंट्रल विस्ता प्रोग्राम में जो है काम मिला, उनके घर चले, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। और लेकिन एक सेंस ऑफ प्राइड की फीलिंग भी आती है कि अभी हमारे पास खुद का नया बिल्डिंग है। अंग्रेजों की जो गुलामी का प्रतीक था, हम उसके अंदर नहीं रह रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। सेफ्टी कंसर्न भी थे भाई। 1927 में देखो बिल्डिंग बनाई गई थी, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी भाई, बहुत पुरानी। हल्का सा भी अर्थक्वेक आता था ना तो झूलने लगती थी। उसके अंदर कोई ऐसे सेफ्टी नॉर्म्स वगैरह नहीं थे। आईआईटी कानपुर वगैरह ने और कई सारे इंटरनेशनल एजेंसीज ने कई वहाँ पे स्टडीज़ किया था, जिसको बताया गया था कि वो बिल्कुल सेफ़ नहीं है, वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है ना। सीवरेज लाइंस वगैरह वहाँ पे है, वाटर लीकेज होता रहता था, वो सारी समस्या भी वहाँ पे थी। 2001 का जो पार्लियामेंट्री अटैक हुआ था, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी के कंसर्न के हिसाब से भी बड़ा डेंजरस था। तो वो सारी चीज़ें की जानी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि सेंट्रल विस्ता की डिमांड अभी हुई थी, पहले से भी इसकी डिमांड होती रही है। 2012 में राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को इवन एडजर्न करना पड़ गया था, क्योंकि वहाँ पे एसी जो सिस्टम था वो फेल हो गया था और वहाँ से बदबू आने लगी थी, थोड़ी आग वाग भी लग गई थी। इवन 2012 में मीरा कुमार जो कि हमारी स्पीकर थी, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया को नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग चाहिए, क्योंकि पुरानी वाली बिल्डिंग जो बहुत जर्जर हो गई है, बहुत ख़राब हो गई है, प्लास्टर गिरता रहता है। वहाँ पर बहुत जगह पर स्कैफोल्डिंग लगाई गई है ओल्ड पार्लियामेंट में, ताकि वो छत से ना टाइल्स गिरे नहीं। तो बेसिकली हालत काफ़ी ख़राब थी वो पुरानी बिल्डिंग की, सेफ्टी कंसर्न्स भी थे। और अभी देश बढ़ गया है ना यार, अभी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बढ़ गए, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क भी बढ़ गया है, तो उनके पास डेडिकेटेड ऑफिस नहीं है, पुरानी टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो उन सारी चीज़ों को लेके तो। और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है, ब्राज़ील ने, कनाडा ने, यूएसए ने, इजराइल ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सब ने अपनी नई नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग्स बनाई हैं और टाइम टू टाइम अपडेट भी किया है। अपडेट तो खैर हम लोगों ने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। 1927 वाली बिल्डिंग में 1956 में हम लोगों ने नए फ्लोर्स को ऐड किया था। 1975 में एक नया ऑफिस स्पेस हम लोगों ने वहाँ पे ऐड किया था, और जिसमें हम लोगों ने पार्लियामेंट्री एनेक्स को इनोग्रेट किया गया था बेसिकली। और ये देखिए, यहाँ पे भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है। 1975 में जब पार्लियामेंट्री एनेक्स को इनोग्रेट किया गया था, वो इंदिरा गांधी जी ने किया था, और इंदिरा गांधी तो भैया प्राइम मिनिस्टर थी, तो प्रेसिडेंट ने तो नहीं किया था। आज के समय में जब सेंट्रल विस्ता प्रोग्राम मतलब नई पार्लियामेंट को मोदी जी इनोग्रेट करने वाले हैं, और उसका अपोज किया जा रहा है अपोजिशन पार्टीज़ के द्वारा कि भैया आप प्रेसिडेंट से क्यों नहीं करवा रहे हो, खुद क्यों कर रहे हो। तो वो उनका ये कहना है कि देखिए, पहले भी ऐसा हो चुका है, पार्लियामेंट्री एनेक्स को इंदिरा गांधी जी ने ही इनोग्रेट किया था, राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया था। तब कहाँ गई थी आपकी डेमोक्रेसी, तब कहाँ गई थी आपकी वैल्यूज़। पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी का भी जो इनोग्रेशन किया गया था, वो भी राजीव गांधी जी के द्वारा किया गया था, उसको भी 1987 की बात है ये, उसको भी प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया गया था। तो ये तो एक अलग से पॉलिटिकल मुद्दा है, दोनों अपने तरफ से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे। बट येस, हमें नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी, बहुत सारे रीजंस थे, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग की बहुत बार रेट्रोफिटिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पे काम नहीं चल रहा था। इनर सीलिंग जो है वो चैम्बर्स वगैरह की मैंने आपको बताई थी, वो तो गिरी रही थी। अभी नई बिल्डिंग में क्या होगा, हम लोग नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। नई टेक्नोलॉजी इन द सेंस के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नया बिल्डिंग ज़्यादा स्पेशियस है, एनर्जी एफिशिएंट है, सोलर
पावर वगैरह काफ़ी ज़्यादा हम लोग यूज़ यहाँ पे करने वाले हैं। और ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है कि जो अलग अलग लैंग्वेज को तुरंत इंटरप्रेट कर सकता है। जैसे मान लो किसी ने जो है तमिल लैंग्वेज के अंदर अगर अपनी स्पीच दिया है तो तुरंत ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के थ्रू उसको इंटरप्रेट करके अलग अलग लैंग्वेज के अंदर इंटरप्रेट किया जाएगा। तो अभी तक वो सिस्टम हमारे यहाँ पे था नहीं। ई लाइब्रेरी की एक्सेस बहुत जल्दी से हो जाएगी, बेटर गैजेट्स हमारे पास होंगे, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की ओवरऑल फंक्शनिंग जो है ना वो इंप्रूव होगी हमारे यहाँ पे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक डेडिकेटेड स्पेस दिया जाएगा अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हुए लोगों से जो है बात करने के लिए, उनके कंसर्न्स को सुनने के लिए, वो सब यहाँ पे किया जाए। अर्थक्वेक प्रोन बिल्डिंग बनाई गई है, सेफ्टी का पूरा ध्यान यहाँ पे रखा गया है। तो यार इंडिया डिजर्व करता था पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। 75 ईयर्स हो गए थे। अब वो बात अलग है कि बीच में कोविड आ गया। अब देखिए जब बिल्डिंग का प्रपोजल आया था तो पार्लियामेंट में ही पास हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि भैया वो पीएम ने या किसी ने मिलके घर पे बैठ के प्रोजेक्ट बना लिया था, नहीं, पूरे पार्लियामेंट के थ्रू वो आया था। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने उस पर अग्री किया था। बाद में कोविड आ गया और कोविड के दौरान भी वहाँ पे उन्होंने बहुत, देखिए समस्या कोविड की नहीं है, समस्या है कि कोविड के दौरान हम लोगों ने अब क्या अपनी टेक केयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और पूरा ध्यान रखा गया कोविड के दौरान और सिर्फ 2-2.5 साल में ही इस पूरी बिल्डिंग को बना दिया गया, जो अपने आप में ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतना जल्दी इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाना, सारे सेफ्टी कंसर्न्स को ध्यान में रखे हुए, हज़ारों लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिला और वो सारी चीज़ें भी हुई और फाइनली हम लोगों ने इसको बना दिया है। तो अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ों पे बात करेंगे, नेगेटिव चीज़ों पे फिर डेफिनेटली बात करेंगे। थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का इश्यूज़ भी थे यहाँ पे, थोड़े सेफ्टी के इश्यूज़ भी थे और पॉलिटिकल एंगल भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे नज़र आता है। बट यस, आज के आर्टिकल में क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा बोली गई हैं तो आज उस पर बात करेंगे। और डेफिनेटली कल इसकी इनॉग्रेशन होगी 20 मई को, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव रिव्यूज़ भी इसके आएंगे। तो हम लोग हो सकता है कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में भी यहाँ पे बात कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, ये था कुछ आज का आर्टिकल्स के बारे में। देयर आर सम अदर एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो जो आप खुद से पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा डिले हो गया, थोड़ा सा उसको ध्यान रखना यार, ठीक है। कई बार टेक्निकल चीज़ें हो जाती है हमारे यहाँ पे भी। खैर आज इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।